अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी है नायला की, जो अपनी माँ के मरने के बाद अपनी खाला के पास रहने लगती है और उसी खाला का बेटा भी जवान होता है। दोनों उसी घर में रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आने लगते हैं। फिर एक दिन नायला को अपने कज़न की जेब से एक खत मिलता है, जिसे पढ़कर वो बहुत रोती है। आखिर क्या था उस खत में? क्या उन दोनों की शादी हो पाई? ये सब कुछ आपको बताएंगे आज के वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माँ की अहमियत मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। माँ की छत ना हो तो जिंदगी वक्त के जालिम हाथों खिलौना बन जाती है। अभी मैंने पाँव पाँव चलना सीखा था कि मौत के बेरहम हाथ ने माँ को मुझसे छीन लिया और कुछ दिनों बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने जूं तूं करके पाल पोस कर मुझे जवान किया। दूसरी माँ मुझसे बेतहाशा काम लेना चाहती थी। सच कहूं तो वो मुझसे सारे घर का काम लेना चाहती थी। जिस कदर हिम्मत मेरे तने नातवा में थी, काम करती रही, लेकिन फिर हिम्मत ने जवाब दे दिया तो बीमार पड़ गई। इलाज हुआ, जल्द अच्छी ना हो सकी, रोज बरोज लागर होने लगी। माँ इस सूरत हाल से घबरा गई। वो चाहती थी कि मैं जल्दी से भली चंगी होकर फिर से घर का काम संभाल लूं, और मैं थी कि चारपाई छोड़ने का नाम ना लेती थी। शायद मैं ठीक होना नहीं चाहती थी। माँ ने देखा ये काम करने की बजाय अपनी तीमारदारी मुझसे कराती है, तो उसने मेरे बाप से कहा, इसको तब्दीली आबो हवा की ज़रूरत है, क्यों ना हम इसको इसकी खाला के पास कुछ दिनों के लिए भेज दें, शायद वहाँ जाकर ठीक हो जाए। मेरी सगी खाला फैसलाबाद में रहती थी। अब्बू एक दिन मुझे उनके घर छोड़कर चले गए। वो मेरी माँ से बहुत डरते थे। खाला ने मुझे प्यार दिया तो मैं जल्दी अच्छी हो गई। खाला चाहती थी कि मैं आगे पढ़ लूं, लेकिन सौतेली माँ ने मुझे बहुत डरपोक बना दिया था। जब भी सड़क पर चलती हर शख्स मुझे घूरता हुआ दिखाई देता और मैं सहम जाती। मेरे अंदर खुद एतमादी नाम की कोई चीज ना थी। आगे पढ़ने से नफरत हो गई। जब भी पढ़ने के लिए किताब उठाती, माँ मुझे उठा देती और कहती, बाद में पढ़ लेना, पहले ये काम कर दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आज तक कभी किसी को सहेली ना बनाया। मुझे लड़कियों से भी डर लगता था। मेरी खाला का सिर्फ एक ही बेटा था, साद, जो कभी मुझे अच्छा लगता और कभी बुरा लगने लगता था। खाला का घराना मुख्तसर लेकिन काफी खुशहाल था। घर में दौलत की रेल पेल थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की तरबियत बहुत ही लाड प्यार से की थी। खाला अपने बेटे के खूब ही नाज उठाती थी। साद बहुत खूबसूरत था। जब वो अच्छे कपड़े पहनता तो शहजादा लगता था। मैं बुरी शक्लो सूरत की ना थी, फिर भी साद जैसी ना थी। मुझे उसकी सूरत पर रश्क आता था। वैसे भी मैं बहुत सीधी सादी थी, हर वक्त चादर ओढ़े रहती। फैशन मेरे करीब से ना गुजरा। जब मैं पहली बार अपनी खाला के घर गई तो मैंने साद को सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब ही ना दिया। बड़ी नखुवत से देखा और चला गया। ये बात उसकी मुझे बहुत बुरी लगी थी। आंखों में आंसू आ गए थे। खाला अगरचे मुझे प्यार करती थी, लेकिन घर का काम ये भी खूब कर लेती थी। फर्क सिर्फ ये था कि सौतेली माँ काम का इनाम लानत मलामत की सूरत में देती थी, जबकि खाला प्यार के दो बोल कहकर मेरा दिल जीत लेती थी। खाला के घर काम वाली भी आती थी, जो झाड़ू, बर्तन और कपड़े धोने का काम कर जाती थी। मैं सिर्फ खाला का दीगर कामों में हाथ बटा देती थी। मैं यहाँ खुश थी। यहाँ सब अच्छे थे। खाला और खालू प्यार करते थे। सिर्फ साद ऐसा था जो अपने रवैये से मुझे दुख पहुंचा रहा था। वो कभी लापरवाह, कभी बेनियाज बना रहता, जिससे मुझे अपनी जात की नफी महसूस होती तो मेरा दिल घुलने लगता था। रफ्ता रफ्ता मैंने ये महसूस किया कि साद की लाताल्लुकी कम होती जा रही है। अब उसको एहसास हो चला था कि मैं एक फर्द हूं जो उसके घर में रहती हूं। वो मुझसे हम कलाम होने लगा, लेकिन सिर्फ काम की हद तक। मसलन, नायला, जरा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, जूते पॉलिश कर दो,
एक दिन आया और कहने लगा, नाइला मुझे बहुत जल्दी है, ज़रा मेरे जूते पॉलिश कर दो। मैं उससे डरती थी, उसका मुझ पर बहुत रोब था। हालांकि वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन जब कहता तहमकाना अंदाज में मैं जल्दी जल्दी उसके जूते पॉलिश करने लगती। एक रोज़ जबकि मैं सर झुकाए तेज तेज जूते पॉलिश करने में लगी थी, सर ऊपर उठाया तो देखा वो मुझे घूर रहा है। मैं घबरा गई तो वो हंस पड़ा। कहने लगा, पॉलिश तुम्हारे चेहरे पर लगी है। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। जल्दी जल्दी पॉलिश करने के बाद जब मैंने जाकर आईना देखा तो हैरान रह गई कि पॉलिश का मेरे चेहरे पर नामो निशान भी नहीं था। न जाने साद ने ऐसा क्यों कहा था। एक दिन वो इस्त्री स्टैंड अपने कमरे में ले गया और मेरे पास आया कि मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। मैंने कहा, अच्छा। जब मैं इस्त्री करने लगी तो वहां मेज नहीं थी। कहने लगा, वो मेरे कमरे में है, तुम इस्त्री लेकर ऊपर आ जाओ। मैंने खाला की तरफ देखा। वो बोली, हाँ हाँ चली जाओ, वहीं इस्त्री करके दे आओ, इसमें क्या हर्ज है। आज मैंने नया जोड़ा पहना था। ये सिल्क का सूट काफी खूबसूरत था, जो खालू मेरे लिए कोयटा से लाए थे। इस्त्री करने में महव थी कि साद मेरे पास आ गया। कहने लगा, इस जोड़े में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अपने दिफा में कुछ भी ना सूझा तो मैंने कह दिया, शुक्रिया भाईजान। अभी मेरे मुंह से बात खत्म न हुई थी कि मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार न थी। मेरी चीख निकल गई, आंखों से आंसू बह निकले। लगता था उसने पूरी कुव्वत से मुझे थप्पड़ रसीद किया था। मैं सिसकियां लेकर रोती हुई उसके कमरे से जाने लगी तो वो कहने लगा, मेरी एक बात सुनती जाओ, मुझे तुम भाई ना कहना और अब यहां से दफा हो जाओ। मैं रोते रोते बाथरूम में घुस गई और पानी खोल दिया ताकि उसके शोर में रो सकूं। खूब जी भर के रोने के बाद अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। मेरे चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। उस रोज मैं खाला के सामने न गई, अपने कमरे में जाकर मुंह लपेट कर सो गई। शाम को मुझे साद ने आवाज दी, नाइला एक कप चाय बना लाओ। बादल न खास्ता मुझे उठना पड़ा। खाला के डर से मैंने चाय बनाई तो वो किचन में खुद ही आ गया और कहने लगा, प्लीज माफ कर दो, लेकिन आइंदा कभी मुझे भाई मत कहना। अब हर वक्त मुझे साद से खौफ आने लगा था। मैं उसके साए से डरने लगी, दिन रात कोढ़ने लगी, काफी कमजोर हो गई। दिल चाहता था कभी आईना ना देखूं, बल्कि अपना चेहरा ही बिगाड़ लूं। जिस पर साद का थप्पड़ पड़ा था, खुदा जाने मेरे साथ क्या मसला था। अब जबकि वो मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैं उसकी किसी बात से इनकार कभी ना कर सकती थी। वो जो कहता मान लेती और वैसे ही उसका हर काम करती। लेकिन अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके सामने जाने से कतराती, वो खुद ही मेरे सामने आ जाता था। उस रोज वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा था। खाला ने मुझे आवाज दी, बेटी तुम जाकर साद की तैयारी करा दो। मैं उसके कमरे में गई। वो बैग में अपने कपड़े रख रहा था। मैंने तैयारी में उसकी मदद की। बहुत जल्दी में था। कहने लगा, काश मेरे बस में होता तो मैं जरूर तुमको साथ ले जाता। मैं हैरत से उसकी बात सुन रही थी कि मुझ पर हुक्म चलाने वाला आज मुझे क्या कह रहा है। ये तो वो है कि मुझे सख्त लहजे में हुक्म देता है। इस वक्त तो बड़ा ही पुरसुकून होता है, जबकि मेरा दिल धड़क कर पागल हो जाता और मेरी हालत अजीब हो जाती जो मैं बयान नहीं कर सकती। वो मुझे अपने इशारों पर चला रहा था और मैं उसके कहने के अलावा कोई काम भी ना कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे लेने के लिए अब्बू आ गए। मैं खुश हो गई कि चलो साद के ताहकम आमेज लहजे के अजाब से तो बचूंगी। अम्मी बीमार थीं, उनको मेरी जरूरत थी। घर आते ही सारा काम मेरे सर आ पड़ा। फिर भी खुश थी कि साद के बारे में सोचने की फुर्सत ना ही मिले तो अच्छा है। कुछ दिन बाद अम्मी ठीक हो गईं तो वो फिर से फिरौन बन गई। अब्बू ने माँ का रवैया देखा तो मुझे फिर खाला के पास छोड़ गए। खाला ने बताया कि जब से तुम गई हो साद तब का घर से निकला हुआ है। देर को घर आता है, खुदा जाने किधर रहता है। रात हो गई वो घर ना आया। खाला ने कहा, बेटी मैं और तेरे खालू सो जाएं और साद आए तो उसको खाना दे देना। ये सुनकर मेरी भूख उड़ गई। न जाने क्यों अब मुझे साद से ज्यादा खौफ आने लगा था। खाला और खालू अपने कमरे में जाकर लेटे ही होंगे कि हॉर्न सुनाई दिया। दिल धक धक करने लगा। मैंने अचानक एक फैसला किया।
और जाकर अपने कमरे में लेट गई। साद ने गेट बंद किया। वो किचन में आया। उसने मुझे आवाज नहीं दी। खाना गर्म किया, खाना खाया। फिर वो मेरे कमरे में आया। उसने लिहाफ मेरे ऊपर ढांप दिया। कमरे की लाइट जल रही थी। उसने लाइट बंद की और ऊपर अपने कमरे में चला गया। इन बातों से पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में रहम है, मेरे लिए कोई जगह है और वो मुझे भी इंसान समझता है। इस तमाम रात मुझे नींद ना आई। सुबह उठी तो धूप निकल आई थी। शर्मिंदा शर्मिंदा उठकर बैठ गई। सुबह न जाने कब हो गई थी। जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोया। नीचे खाला नाश्ते का काम समेट चुकी थी और मैं चोर ही बनी खड़ी थी। जाकर देख, तेरे खालू कपड़े इस्त्री करवाने को परेशान हो रहे होंगे। जब मैं खालू के कमरे में गई तो हैरान रह गई। खालू ने खुद ही कपड़े इस्त्री कर लिए थे और जूते भी खुद पॉलिश कर चुके थे। मैंने उनसे माजरत की तो वो कहने लगे, बेटी कोई बात नहीं, अगर आज तुम्हारी आंख देर से खुली, तुम क्या इस घर की नौकरानी हो जो हर एक काम लाजमी तुम ही करो? हमको भी अपने काम खुद करने चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई। खालू बोले, साद से पता कर लो, शायद वो परेशान हो रहा हो। मैं भागी भागी साद के कमरे में गई। देखा जो शख्स कभी उठकर पानी नहीं पीता था अपने जूते पॉलिश कर रहा था। मैंने जल्दी से ब्रश और जूता उसके हाथ से लिया। बोला, इतनी क्यों घबरा रही हो? तुम सो रही थी? तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया जो ऐसी मचल रही हो? उसकी बात से मेरा हौसला हुआ। डर से जो मेरा रंग जर्द था वो ना रहा। शर्मिंदा ही सर झुकाए जूता पॉलिश कर रही थी, जैसे कि यही मेरी किस्मत में हो। आज जो साद ने मोहब्बत भरे लहजे में मुझसे बात की तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। जी चाहता था इसी घर में रहूं हमेशा के लिए, लेकिन साद जो मुझे पैर की जूती समझता था, भला वो मुझे क्यों कर गले का हार बना सकता था? मैं यही सोचा करती थी। आज पहली बार मुझको एक दूसरा एहसास हुआ था। मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। शायद ये लोग मुझसे प्यार करते हों और मेरी यतीमी को भुलाकर मुझे वो मकाम दे दें जो मुझको मिलना चाहिए। अगले दिन साद की छुट्टी थी। वो अपने दोस्त के घर से जल्दी आ गया था। खाला किचन में थी। मुझे खुशी थी कि आज मेरी भी छुट्टी हो गई है। मैं भाग कर गई, साद के मैले कपड़े इकट्ठे किए और मशीन में डालने ही वाली थी कि शर्ट की जेब में मुझे कुछ महसूस हुआ। जब खोल कर देखा तो हैरान रह गई। किसी लड़की का खत था जो उसने साद को लिखा था कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर ने मुझको मुश्किल में डाल दिया है। वो मुझे दवा नहीं देता। मैं बहुत मुसीबत में हूं। प्लीज तुम मेरे से शादी कर लो, वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। ये पढ़ते ही मेरी हालत अजीब हो गई। खत वापस जेब में डाल दिया और आकर लेट गई। सोचने लगी कि क्या मामला है। क्या वो साद की दोस्त है? क्या साद इस लड़की से शादी करेगा? और क्या ये इतना बुरा है? यकीनन न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। समझ में नहीं आ रहा था कि इस खत को पढ़ने के बाद मेरी क्यों ऐसी हालत हो गई कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जो थमने का नाम नहीं लेते थे। मैंने सोच लिया था कि अब इस घर की बहू बनने के ख्वाब नहीं देखूंगी। आजकल के लड़के बर्बाद किसको करते हैं और शादी किसी और से करते हैं। जहां तक हो सका मैं साद से दूर रहूंगी और मैं हिफाजत करूंगी। लेटे लेटे दफातन मुझे ख्याल आया कि अगर यह खत खाला ने निकाल दिया तो साद के लिए अच्छा ना होगा। न सिर्फ उसका राज फाश होगा, बल्कि वो खाला की नजरों से भी गिर जाएगा। तभी मैं उठी। मैंने खत साद के मैले कुर्ते की जेब से निकालकर अपने पास रख लिया। खाला मेरे कमरे में आई। देखा मैं लेटी हूं। वो समझी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बिला वजह लेटती ना थी। वो खुद जाकर कपड़े धोने वाली थी कि साद आ गया। शायद उसको खत याद आ गया था। उसने जल्दी जल्दी अपने मैले कपड़े देखे। खत उसको ना मिला। मां से पूछने की उसमें जुर्रत न थी, मगर वो समझ गया कि खत मां के हाथ नहीं लगा, क्योंकि खाला के चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात ना थे। तभी वो मेरे कमरे में आ गया। उसने मुझे आवाज दी, सुनो, क्या तुम जाग रही हो? उसकी आवाज सुनकर मैं उठ बैठी। समझ गई कि वो क्यों आया है, क्योंकि आम हालात में वो मेरे कमरे में नहीं आता था। क्या तुमने मैले कपड़े मेरे कमरे से उठाए थे? उनमें अभी उसने फिक्रा मुकम्मल भी नहीं किया था कि मैंने दराज खोली और खत उसको दे दिया। खत उसने मुट्ठी में ले लिया, लेकिन उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। क्या तुमने इस खत को पढ़ा था? जी हां, मैंने इस बात में सर हिला दिया।
लम्हा भर तक मुझे घूरता रहा। मैंने सर झुका लिया। मेरी आंखें फर्श को देख रही थीं, जैसे वो नहीं मैं मुजरिम थी। अचानक मेरी सिसकी निकल गई। पट पट आंसू फर्श पर गिरने लगे। वो हैरत की तस्वीर बना खड़ा था। तुम क्यों रो रही हो? क्या किया है तुमने? वो पूछ रहा था। आपने किसी की जिंदगी बर्बाद की, आपको रहम नहीं आया? दुख नहीं होता आपको किसी को दुख देकर? खुदा जाने मुझ में ऐसी ताकत कहां से आ गई थी जो मैं बोलती जा रही थी। हैरत थी कि साथ जो इस कदर तुनक मिजाज और मगरूर आदमी था, इस वक्त मेरी बातों को खामोशी से क्यों कर सुन रहा था। जब मैं बोल चुकी तो उसने कहा, तुमको किसी लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम नहीं जानती कि वो अच्छी लड़की नहीं है, वरना मैं जरूर उससे शादी कर लेता। बहरहाल तुम इस मामले को दबा दो और किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, समझी? ये कहकर वो मेरे कमरे से निकल गया। इसके बाद 2 दिन तक मेरे सामने ना आया। उन्हीं दिनों अब्बा जान आ गए। वो खाला से मेरे लिए कोई फैसला कुन बात करने आए थे। उन्होंने कहा, आपा तुम तो जानती हो कि सौतेली माँ इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी का भरोसा नहीं, मैं दिल का मरीज हूं। तुम इस बारे में सोचो, इसकी शादी करनी है। खाला उनका मतलब समझ गई। बोली, मैं दिल से चाहती हूं अपनी मरहूम बहन की निशानी को हमेशा गले से लगा कर रखूं, लेकिन साद को राह पर लाना मुश्किल नजर आता है। 2-4 बार इस मसले पर मैंने उससे बात करने की कोशिश की है, वो हर दफा टाल मटोल कर जाता है। तुम कुछ दिन ठहरो, वो राह पर आ जाएगा, फिर इस बच्ची को बाहर धक्का देने की जरूरत ना रहेगी। साद उसके बाद काफी बदल गया। हर वक्त घर में रहता, लेकिन मेरा सामना ना करता। जब मैं खाना लेकर कमरे में जाती, वो बाहर निकल जाता। जब मैं बाहर आती तो अंदर चला जाता। मुझको बार बार ख्याल आता, काश साद पहले जैसा ही रहता। आखिर ऐसा क्या मसला है कि मुझसे दूर भागता है? अब्बू बीमार हो गए तो मुझे बुलवा भेजा। खालू मुझे घर छोड़कर आ गए। अम्मी ने जाते ही मेरी बुरी हालत कर दी। बातों बातों में कलेजा छलनी करने लगी कि कमबख्त बुद्धू कहीं की, साद को माइल ना कर सकी। क्या मट्टी का मादू है तू? तुझको तेरी खाला के पास इसलिए रखा था कि उसका लड़का तुझको पसंद कर लेगा। वो दौलतमंद लोग हैं। जरा तुझ में कोई बात होती तो आज ऐश करती। हम तो तेरी शादी नहीं कर सकते। इतने रुपए कहाँ मेरे पास? मैं आंसू बहाती कि कहीं अब्बा ना सुन ले। वो बीमार हैं, उनको और भी सदमा होगा। उन्हें क्या बताती कि मैंने साद से शादी नहीं करनी। उसको जिस चीज की जरूरत थी वो उसको मिल गई थी। मुझसे शादी करके उसको क्या मिलेगा? अब्बू की बीमारी जानलेवा साबित हुई। मेरी बदकिस्मती कि वो चल बसे। ये सहारा भी टूट गया। इतना रोई कि आसमान भी रोया होगा। अब्बू की वफात के बाद 3 माह तक सौतेली माँ के घर रही। सौतेले बहन भाइयों और माँ की खिदमत करती रही। माँ उन दिनों काफी गमजदा रहती थी। एक दिन खाला और खालू आए। माँ से कहा, हम रिश्ता लेने आए हैं। वो खुश हो गई। वो जैसी भी थी, लेकिन दिल से चाहती थी कि मैं अपने घर की हो जाऊं और खाला की बहू बनूं। शायद उन्होंने साद को मना लिया था और अब वो मेरी शादी उससे कर रहे थे। जिस दिन शादी थी मैं सुबह से बेहोश हो गई थी। आज सगी माँ के साथ साथ अब्बू भी याद आ रहे थे। वो होते तो सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत करते। शादी सादगी से हुई, कोई ज्यादा एहतमाम ना हुआ, बाराती भी कम थे। ये साद की मर्जी थी कि शादी धूमधाम से ना हो, लेकिन बरी बहुत अच्छी थी। इतनी कीमती और खूबसूरत के मोहल्ले की औरतों ने देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब मुझे दुल्हन बनाकर आईना दिखाया तो मैं हैरान रह गई। आज पता चला कि मैं तो साद से भी ज्यादा खूबसूरत थी। कमरा खूब सजा हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें मैं नौकरानियों की तरह सफाई और झाड़ू किया करती थी और उस कमरे में डरते डरते कदम रखा करती थी। अचानक मुझे खत वाली बात याद आ गई। रोने लगी। तभी दुल्हा ने कमरे में कदम रखा। मेरा घूंघट उठाने से पहले हीरे की अंगूठी उंगली में पहनाई और कहने लगे, तुम मेरी जीवन साथी ही नहीं, मेरी राजदार भी हो, गम गुसार भी बन के रहना। उन्होंने मेरे आंसू पूछे और कहा, कई लड़कियां देखी मगर किसी में वो बात नहीं जो तुम में है। सभी तुमको मट्टी का माधु कहा करते थे। आज कोई मेरे दिल से पूछे कि इस मट्टी के माधु में दिल सोने का है और ये कितना जानदार और कितना कीमती है,
उनके लबों से ऐसे बोल सुनकर शशदर रह गई। यकीन नहीं आ रहा था वो जो ऊपर से बेजार रहते थे, अंदर से किस कदर मुझसे मोहब्बत करते थे। कब नफरत तर्क करके उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। मैंने अपनी जिंदगी में जितने गम देखे थे, अल्लाह ने सब भुला दिए। मैंने दिल से साद की कदर की, जिसको मैंने ना चाहते हुए भी चाहा था। वो मेरा इतना बड़ा कदरदान था, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। बेशक दोस्तों, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, अल्लाह ही जोड़ बनाता है। हमें नहीं पता होता कि हमारी किस्मत में कौन सा जीवन साथी लिखा है। बस प्यार मोहब्बत से रहें, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। छोटी छोटी बातों पर नाराज ना हुआ करें। अगर मियाँ बीवी में से एक नाराज हो जाए तो दूसरा मना ले। बस इसी तरह जिंदगी की गाड़ी को प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाएं। कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।